हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी रिसेंटली पेपर हुआ था यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए 17 अप्रैल। तो उस पूरे पेपर का एनालिसिस करते हैं विद द प्रॉपर आंसर की। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, इसका जो पहला पेपर था जीके जनरल नॉलेज का पेपर, जहाँ पर 70 क्वेश्चंस थे। उन सारे क्वेश्चंस को हमने वन बाय वन डिस्कस किया था एक कंप्लीट आंसर की के साथ। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। पर जो आज का हमारा सेशन है वो बेसिकली कॉमर्स का पेपर कैसा आया था, उस पूरे पेपर को अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि ऑपरेटिंग लिवरेज मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन। ऑपरेटिंग जो लिवरेज है वो किस चीज़ के रिलेशन को मेजर करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है ईबीआईटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड, सेल्स रेवेन्यू एंड ईबीआईटी, सेल्स रेवेन्यू एंड ईबीआईटी, सेल्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो जो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी है उसके रिलेशन को ये मेंटेन करता है। तो इसका जो आंसर नंबर सी है, सेल्स रेवेन्यू एंड ईबीआईटी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे जो मैचिंग का क्वेश्चन है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर जो थ्योरीज दी गई हैं मोटिवेशन की, और लिस्ट 2 के अंदर जो उनके ऑथर्स हैं उनको दिया गया है। तो जो पहली थ्योरी है विलियम थ्योरी जेड, इक्विटी थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। हर्सबर्ग, जे स्टेंसी एडम्स, ब्रूम्स एंड विलियम आउची। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली मैच कर सकते हैं अगर आपने स्टडी किया होगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। जो थ्योरी जेड थी उसको विलियम आउची जी ने दिया था। इक्विटी थ्योरी जेएस एडम्स ने दी है। टू फैक्टर थ्योरी जो दी है यहाँ पे हर्सबर्ग साहब ने दी है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विक्टर ब्रूम ने दी थी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। As per the service quality model, which of the following is not a determinants of service quality? जो सर्विस क्वालिटी का मॉडल है एसक्यूएम मॉडल, उसमें कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है जो सर्विस क्वालिटी को बताता है। तो इसकी निमोनिक ट्रिक है बहुत सिंपल सी, रिटर्न, राइट, जहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस और एश्योरेंस, टेंजिबल, इम्पैथी, एरफोन रिस्पॉन्सिवनेस। तो इसका जो आंसर यहाँ पे बी है, कॉन्फ्रेंस क्वालिटी, ये इसका नहीं होगा। बाकी तीनों इसके डिटर्मिनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट? इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट नहीं है? पेटेंट अकाउंट, प्रोप्राइटरी अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट। देखो, जो प्रोप्राइटरी अकाउंट है वो भी एक पर्सनल अकाउंट है, बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होता है, और जो प्रीपेड सैलरी अकाउंट होता है ये भी आपका पर्सनल अकाउंट होता है। जबकि जो पेटेंट अकाउंट होता है, आप किसी पेटेंट की रिगार्डिंग अकाउंट कराते हैं, वो आपका पर्सनल अकाउंट नहीं होता है। तो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। जो बीईपी है, ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट, उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये आपको अच्छे से देखना है कि बहुत कंफ्यूजन होता है। नॉट या ऑलवेज, मच, ये जो ओनली, बहुत कंफ्यूजन वर्ड है, तो आपको बहुत अच्छे से पूरा क्वेश्चन को रीड आउट करना है। तो देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन इज लेस देन द फिक्स कॉस्ट, यही इसका आंसर हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट, ये ऑलरेडी इसका करेक्टरिस्टिक्स होता है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कॉस्ट, ये भी इसका करेक्टरिस्टिक्स है। नो लॉस नो प्रॉफिट, ये भी इसका करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जो आंसर ए है, कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स कॉस्ट, तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है? द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इन न्यू दिल्ली। जो आरबीआई है उसका जो सेंट्रल ऑफिस है वो दिल्ली में है। और रीजन कहता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट इज द सेंट्रल बैंक फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक। बिल्कुल सही सी बात है, दोनों ये करेक्ट आंसर है। पर जो इनका जो असर्शन है वो रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा
बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, यानी असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट जो आर है वो इसका राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, क्योंकि ऐसा कहीं पे नहीं लग रहा है कि जो असर्शन है या जो वो रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है या जो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, कि दोनों तो बातें ठीक है पर उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, कोई एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर सी इज करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन, जो मनरेगा एक्ट आया था वो 2005 में इनेक्टेड हुआ था और इसको इम्प्लीमेंट करा गया वो 2006 में करा गया। तो दोनों फिगर आपको पता होना चाहिए। जो मनरेगा सबसे पहले इनेक्टेड हुआ था, आया था, वो 2005 में आया था, उसका एक्ट पास हुआ था, बट ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो 2006 के अंदर हुआ है। तो इसका आंसर सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये आपका जो कंपनी लॉ है, जो बिजनेस लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पर जो नेगोशिएशन एक्ट आप पढ़ते थे 1881 का जो एक्ट है, उससे क्वेश्चन है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं HDC, उसमें होल्डर इन ड्यू कोर्स की कौन सी क्वालिफिकेशन नहीं है ये देखना है। उसमें बेसिकली जो क्वालिफिकेशन होती है, ही मस्ट हैव बिकम होल्डर इन गुड फैथ, ये बिल्कुल इसकी क्वालिफिकेशन होती है। ही मस्ट बी होल्डर विदाउट कंसिडरेशन, नो ये गलत है, क्योंकि ही मस्ट बी अ होल्डर, वो होल्डर होना चाहिए विद कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन के साथ होल्डर होना चाहिए, ये इसका क्वालिफिकेशन है। ही मस्ट बी अ होल्डर, तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसका जो आंसर है वो बी इज करेक्ट, क्योंकि विदाउट नहीं होगा, विद कंसिडरेशन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ratio of variable cost to sales is 70%. Break even point occurs of 60% of capacity sales, which cost is capacity sales। तो ये आप सिंपल फार्मूला पुट करेंगे, जो आपका कैपेसिटी सेल्स है ब्रेक इवन पॉइंट का रख के, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिलेक्ट द रॉन्ग आंसर, कि इसमें जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से रॉन्ग आंसर कौन सा है वो आपको चूज करना है। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीन, मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीन, मोड इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मीडियम, मोड इक्वल टू 3 मीडियम प्लस 2 मीन। कौन सा रॉन्ग है ये बताना है। आपके साथ आंसर दिए गए हैं, तो बहुत ईजिली आप इसको आंसर दे सकते हैं। जो मोड का फार्मूला होता है, बेसिकली मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीन इसका फार्मूला होता है। तो अगर आपको ये सिंपल सा फार्मूला पता है जो आंसर बी के अंदर दिया गया है, तो ईजिली आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जब आप एलिमिनेट करेंगे, इस मेथड को लगाएंगे, तो देखिए जितने भी नीचे आंसर दिए गए हैं उसमें कहीं पे भी अगर बी आ रहा है, तो उसको, जहाँ पर बी नहीं आ रहा है उसको आप चूज कर दीजिए। तो आंसर जो ए है उसमें ओनली ACD ये इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा रॉन्ग कौन से है, तो रॉन्ग तो तीनों ये हैं, जबकि बी वाला जो आंसर दिया गया था यहाँ पे वो करेक्ट है, तो इसका आंसर ACD करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FDI इन इंडिया इज अलाउड बाय 2 मोड्स, गवर्नमेंट रूट एंड ऑटोमेटिक रूट। इंडिया के अंदर जो FDI आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो उसके लिए 2 रूट्स होते हैं। एक जो रूट होता है वो गवर्नमेंट रूट होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट अलाउड करती है। सेकेंड जो रूट होता है वो ऑटोमेटिक रूट होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट, ऑटोमेटिक रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का है। असर्शन क्या कहता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज डेटा कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल बात सही है। रीजन कह रहा है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स यूज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, फोरकास्टिंग थ्योरी, ये भी बिल्कुल रीजन सही है। पर दोनों का देखिए कोई भी इसका रिलेशन नहीं है, कोई जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों जगह अपनी बात ठीक है, पर उनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। विच वन इज नॉट द वर्क ऑफ RBI, इसमें कौन सा RBI का वर्क नहीं है। बैंकर बैंक, लेंडिंग मनी डायरेक्टली टू द फार्मर्स, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, क्रेडिट कंट्रोल। तो इसमें जो आंसर है लेंडिंग मनी डायरेक्टली टू द फार्मर, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो RBI है वो डायरेक्टली फार्मर्स को जो लोन है वो नहीं देती है, जो कॉमर्शियल बैंक है वो लोन प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली जो बी वाला आंसर है लेंडिंग मनी डायरेक्टली टू फार्मर्स, ये RBI का वर्क नहीं है।
ये इनकम टैक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज ऑफ द प्रीवियस ईयर। पूछा गया कौन सा जो इनकम टैक्स का प्रोविजन है उसमें जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपके जो एडवांस टैक्स की अगर वो ड्यू है तो उसको आप कर सकते हैं ऑन और बिफोर 15 सितंबर। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ सीक्वेंस। आपके सामने जो अलग अलग स्टेप्स दिए गए इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप अरेंज करिए। यूटीआई म्यूचुअल इफेक्ट, यूटीआई एसबीआई म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट इंडिया। तो इसका जो आंसर है अगर इसको आप इन सीक्वेंस में आप अरेंज करेंगे तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो आया था वो आपका यूटीआई आया था, उसके बाद आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड आया है, देन आपका यूटीआई म्यूचुअल फंड आया था, लास्ट में आपका फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट्स मैनेजमेंट इंडिया आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। किसमें करते हैं तो जो प्रीमियम अगर जो इशू हो रहा है किसी बैलेंस शीट के अंदर तो उसका जो हम दिखाते हैं जो कंटेंजेंट लायबिलिटीज़ है। कंटेंजेंट लायबिलिटीज़ माने कि ऐसी लायबिलिटीज़ जो अभी सर्टेन नहीं है कि इन फ्यूचर वो लायबिलिटीज़ होंगी या नहीं होंगी, अभी कंटेंजेंट है, अनसर्टेन है, ठीक है। तो इनको हम जो ये लायबिलिटीज़ होती है इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। विच इज़ नॉट अ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका कौन सा एक्सेप्शन नहीं है। तो आप देखिए जो इन्फ्लेशन है और डिमोन्स्ट्रेशन है, गिवन पैराडॉक्स है, गिफी पैराडॉक्स है या वार है, इसमें जो इन्फ्लेशन है वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन नहीं है, जबकि डिमोन्स्ट्रेशन, गिफिन पैराडॉक्स एंड वॉर ये क्या है लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, जबकि इन्फ्लेशन है वहां पे ये अप्लाई होता है। तो इसका उन्होंने पूछा नॉट नहीं है, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, इन्फ्लेशन। entertainment allowances is entertainment allowances for non government employees are। तो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए जो इंटरटेनमेंट अलाउंसेस हैं वो फुली टैक्सेबल होते हैं। तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री। जो कंट्री का बीओपी है वो क्या होता है ये पूछा गया है। ओनली द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ओनली द फ्लो ऑफ कैपिटल between countries, all economic transactions between residents of a country and rest of the world, only flow of goods and services among countries। तो जो बीओपी है बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जितनी भी जो पूरे साल के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो अपने इंडिया के जो रेजिडेंट हैं और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनके भी जितनी भी जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो बेसिकली क्या कहलाती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाती हैं। तो आंसर सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फाइनेंशियल लेवरेज। इससे पहले आया था ऑपरेटिंग लेवरेज का, अब आया फाइनेंशियल लेवरेज। डायरेक्टली इसका फार्मूला पूछा गया है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईएटी, एआईटी अपॉन ईबीटी या नॉन ऑफ दिस। सिंपल सा फार्मूला है, जो आंसर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज का जो बेसिकली फार्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल और ट्रेनिंग मेथड फॉर डेवलपिंग पर्सन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज केस स्टडी, लेबोरेटरी ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस और रोल प्लेइंग। तो जो सबसे सुटेबल मेथड क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो आपका केस स्टडी है। तो आंसर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ट्राई कंपोनेंट मॉडल ऑफ एटीट्यूड। जो एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स मॉडल है उसको पूछा गया है कॉग्निटिव, क्रिएटिव, अफेक्टिव एंड कैनोटिव। अब फर्स्ट पूछा गया जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली एटीट्यूड का, उनका पहला कंपोनेंट क्या ये पूछा गया। इसकी निमोनिक ट्रिक भी है जो आप देख सकते हैं CAB कैप। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो आता है वो कॉग्निटिव होता है, सेकंड हमारा अफेक्टिव होता है, थर्ड हमारा बिहेवियरल या इसे कोनोटिव भी बोलते हैं। बिहेवियरल भी बोल सकते हैं, बिहेवियरल भी कहीं कहीं दिया जाता है या वो कोनोटिव भी दिया जाता है। तो पहला जो पूछा गया है तो इसका आंसर
कॉग्निटिव ए करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है असर्शन रीजन का। असर्शन क्या कहता है? बाउचिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस विच इज सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। रीजन कहता है वेरिफिकेशन इज यूज्ड कंपैरेटिवली इन वेरी लिमिटेड सेंस। दोनों स्टेटमेंट अगर आप रीड आउट करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो बाउचिंग होता है बेसिकली वो एक जो एविडेंस होता है उसका एग्जामिनेशन होता है जो आपकी और ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। जबकि वेरिफिकेशन क्या है? एक ऐसी कंपैरेटिवली से हम यूज करते हैं बहुत ही लिमिटेड सेंस के लिए, किसी चीज वेरीफाई करने के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर सी इज करेक्ट। बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ मॉडरेटली asymmetrical distribution the standard deviation is equal to of mean deviation। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है अगर मॉडरेटली आसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एस डी किसके इक्वल होता है? 5/4 ऑफ मीन डेविएशन। 5/4 ऑफ मीन डेविएशन के इक्वल होता है किस कंडीशन में? मॉडरेट आसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो हमारा एस डी होता है वो 5/4 ऑफ अ मीन डेविएशन के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स, फॉर्मर एम्प्लॉइज, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। बेसिकली दो सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, एक आपका इंटरनल सोर्स होता है, एक आपका एक्सटर्नल सोर्स होता है। इसमें पूछा गया है कि इंटरनल सोर्स का कौन सा नहीं है, यानी इनडायरेक्टली इन्होंने पूछा है कौन सा एक्सटर्नल सोर्स है। तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है। तो आप देख सकते हैं कि पूछा गया है कि कौन सा रिक्रूटमेंट का एक्सटर्नल सोर्स है। तो सिंपल सी बात है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो जॉबर्स हैं, ये क्या है? ये आपके एक्सटर्नल सोर्स है। जबकि फॉर्मर एम्प्लॉय, प्रमोशन देना, ट्रांसफर करना या जो सर्विस को एक्सटेंशन दे देना, ये सारे क्या है? आपके इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उनका फंक्शन कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। आंसर में दिया गया है प्राइसिंग, प्रमोशनल एक्टिविटीज, मैनेजिंग फाइनेंसेस, मैनेजिंग प्रोडक्शन। तो कौन सा फंक्शन नहीं है ये पूछा गया है। प्राइसिंग इसका फंक्शन होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रमोशनल एक्टिविटीज भी इसका फंक्शन होता है, और जो फाइनेंस है वो भी इसका फंक्शन है। जबकि जो प्रोडक्शन है वो इसका फंक्शन नहीं होता है, इसलिए आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? जो वर्किंग कैपिटल होती है इनमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है? देखो कितना कंफ्यूजन दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चन में नॉट वर्ड यूज करा गया है। इसमें भी नॉट वर्ड आया है, पूछा डायरेक्टली कि जो वर्किंग कैपिटल है इसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है? पेएबल अकाउंट्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, रिसीवेबल अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। नहीं है। देखो पेएबल जो अकाउंट्स होते हैं वो भी इसका कंपोनेंट है वर्किंग कैपिटल का, इन्वेंट्री भी वर्किंग कैपिटल का कंपोनेंट है, और जो रिसीवेबल अकाउंट्स होते हैं आप इन फ्यूचर में रिसीव करने वाले हो, ये भी आपके वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स हैं। जबकि प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो वर्किंग कैपिटल का कंपोनेंट नहीं है। तो इसका आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एजम्पशन ऑफ अ सेंट्रल लिमिट थ्योरम? जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है उसमें कौन सा एजम्पशन नहीं है? द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन, सैंपल आर इंडिपेंडेंट, पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द सैंपल साइज इज सफिशिएंटली मोर देन 30। तो तीनों जो बी, सी एंड डी जो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम के एजम्पशन है, जबकि पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉट नोन, ये इसका एजम्पशन नहीं है। तो आंसर ए इज करेक्ट। विच कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई असर्टिवनेस एंड लो असर्टिवनेस? पूछा गया जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल है, जो जिसे हम TKI मॉडल भी बोलते हैं, उसमें 2 डायमेंशंस हैं आपकी, असर्टिवनेस एंड
कोऑपरेटिवनेस। तो उसमें पूछा गया कि जहाँ पे आपका हाई असर्टिवनेस है और लो कोऑपरेटिवनेस है तो वो कौन सी हमारा कंडीशन है, कौन सा हमारा स्टाइल है। तो इस कंडीशन में जो होता है जहाँ पे आपकी हाई असर्टिवनेस होती है और लो कोऑपरेटिवनेस, वो हमारा कॉम्पीटिंग होता है। तो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर प्रोसेस डजंट इंक्लूड। जो कंज्यूमर बाइंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें कौन सी स्टेज है वो इंक्लूड नहीं है। बेसिकली 5 स्टेज होती हैं, इसमें कौन सी स्टेज नहीं है। परचेज डिसीजन इसकी स्टेज है, इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, ये तीनों इसकी स्टेजेस हैं, बट सोशल फैक्टर्स नहीं है। तो आंसर डी इज करेक्ट। Which type of elasticity play a crucial role in international price discrimination? जो इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसमें जो इलास्टिसिटी है वो कैसे क्रूशियल रोल प्ले करती है, किस टाइप का क्रूशियल रोल प्ले करती है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका आंसर डी इज करेक्ट। आंसर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दिया गया है। जो लिस्ट 1 कहती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लिस्ट 2 कहती है मेकिंग और रिलेशंस इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, टू कंपेयर एक्चुअल वर्क विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट्स। इसको आप इजिली मैच कर सकते हैं। प्लानिंग बेसिकली क्या होती है, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि जो आपकी अथॉरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके बीच कैसे रिलेशंस मेंटेन करना है। डायरेक्टिंग क्या होती है, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कैसे आप डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, ये आपकी हम डायरेक्टिंग के अंदर बात करते हैं। और कंट्रोलिंग क्या होती है कि जो आपका एक्चुअल वर्क है, राइट, उसे कैसे आप प्री डिफाइंड आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो क्राइटेरिया है, उनसे कैसे आप कंपेयर करते हैं, वो बताती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके इजली आप इससे मैच कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम इज इन सेक्शन 80 CCJ, सेक्शन 80 CCG, सेक्शन 80 CCS CCH, सेक्शन 80 CCA। तो जो अग्निपथ स्कीम है उसके कंट्रीब्यूशन के लिए जो डिडक्शन का प्रोविजन है वो सेक्शन 80 CCH के अंदर बताया गया। तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ सीक्वेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स। ये भी क्वेश्चन किसका है, जो कंज्यूमर बाइंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके जो स्टेप्स हैं उनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। देन आपका आएगा यहाँ पे फिर आपका आएगा सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, देन इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, और फाइनली लास्ट में चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स आएगा। तो इसका आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर इज आइडल व्हेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस मैक्सिमाइज, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट बोथ आर मैक्सिमम, बोथ ए एंड बी ऑफ द एबव। सिंपल सी बात है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किस कंडीशन में आइडल होगी, जहाँ पे आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम होगा और जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस मैक्सिमाइज होगी। तो जो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ए और बी बोथ आर करेक्ट, जो दोनों ऑप्शन किस में दिए गए हैं वो आपके डी के अंदर दिए गए हैं। तो डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज इनिशियल लो प्राइस, इनिशियल हाई प्राइस, इनिशियल फेयर प्राइस, सेलिंग सेम प्रोडक्ट एट टू डिफरेंट प्राइसेस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है, जहाँ पे स्टार्टिंग में कंपनी अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस का लो चार्ज करती है, तो वो हमारी पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहलाती है। ये आंसर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, इनिशियल लो प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डेंसिटी मेथड इज अप्लाइड इन कंप्यूटिंग। जो डेंसिटी मेथड है वो कहाँ अप्लाइड करते हैं, वो मीडियम के लिए अप्लाई होता है, तो इसका आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ सीक्वेंस, साइको एनालिटिक थ्योरी, सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी और ट्रेड थ्योरी, सोशियोलाइजेशन थ्योरी। इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में ओरिजिन वाइज इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी यहाँ पे साइको एनालिटिक थ्योरी, जो सिगमंड फ्रूड साहब थे उन्होंने थ्योरी को दिया था। देन उसके बाद थ्योरी यहाँ पे आया है सोशलाइजेशन थ्योरी। देन उसके बाद ये थ्योरी इसमें आई है ट्रेड थ्योरी, और लास्ट में थ्योरी आई थी सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी। तो इसका आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वर्क एट। जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होती हैं वो कहाँ पे वर्क करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, रीजनल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। तो जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होती है बेसिकली वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करती हैं, तो इसका आंसर ए इज करेक्ट। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स डजंट इंक्लूड। जो एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव होता है इनमें किसको इंक्लूड नहीं करता है, मेकिंग एंटरटेनमेंट, डेवलपिंग अवेयरनेस, चेंजिंग एटीट्यूड, इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स। तो जो एडवर्टाइजिंग का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं इंक्लूड करता है मेकिंग एंटरटेनमेंट। जो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली एंटरटेनमेंट करना नहीं होता है। तो ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग अ किंग इन अ ड्रॉ फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। यानी आपके पास जो 52 कार्ड्स हैं उसमें आप एक किंग के पत्ते को निकालते हो तो कितना चांस है उसका। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/13, क्योंकि 1/13 चांस है, तो आपका आंसर बी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू एरियर ऑफ बुक अकाउंट्स, कन्वेंशन ऑफ मेटर्निटी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन कन्वेंशन, या कंजर्वेशन ऑफ कन्वेंशन होगा। तो इसका जो आंसर जो है प्रोहिबिटेड ड्रेसिंग कहाँ पे प्रोहिबिटेड होती है, किसके लिए, वो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASEAN is a trade agreement among 10 members countries of Southeast Asia which exclude Brunei, Vietnam, लाओस एंड इंडिया। तो इंडिया जो है वो इसका एशियान का मेंबर नहीं है। बाकी जितनी भी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है लाइक ब्रूनेई, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, सिंगापुर, ये सारी 10 कंट्री ने मिलके एक ट्रेड एग्रीमेंट ब्लॉक बनाया है जिसका नाम एशियान है, पर इंडिया इसका मेंबर नहीं है एशियान का। तो डी आंसर इज करेक्ट। द सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ सीक्वेंस। जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं उनको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। नीड ऑफ लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो अब्राहम मास्लो की जो नीड हजार की थ्योरी है उसके स्टेप्स को आपको अरेंज करना है इन अ सीक्वेंस। सबसे पहले क्या आती है इसमें, फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है, सेकंड हमारी आती हैं सिक्योरिटी नीड्स, और फिर थर्ड आती हैं लव ऑफ नीड्स ऑफ लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ आती है एस्टीम नीड्स एंड लास्ट आती है फिफ्थ नीड आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसको देखेंगे तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा ए बन जाएगा, इसका ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर नॉट अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है, शेयर होल्डर, फाइनेंशियल, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। तो जो प्रोडक्ट मिक्स होता है उसमें कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है, वहाँ पे शेयर होल्डर जो होते हैं बेसिकली वो अफेक्ट नहीं करते, जबकि फाइनेंशियल भी अफेक्ट करती है, प्रोडक्शन भी अफेक्ट करता है, मार्केटिंग भी वहाँ पे अफेक्ट करती है, बट शेयर होल्डर अफेक्ट नहीं करते, इसलिए इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, secretary cannot reveal or trade secrets which comes to know during his course of employment is liabilities under
एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, लीगल लाइबिलिटीज, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज और स्टेचुरी लाइबिलिटीज। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज हैं वो किसी भी जो सेक्रेटरी होता है उसको वो रिवील नहीं करता है कि जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे। कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज involves setting a high initial price for a product and then gradually lowering its over time। सिंपल सा कंसेप्ट है प्राइस स्कीमिंग। तो इसका आंसर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। प्राइस स्कीमिंग कैसी प्राइसिंग होती है, जहाँ पे कंपनी अपने प्राइस का जो प्रोडक्ट का प्राइस या सर्विस का प्राइस स्टार्टिंग में हाई रखती है और हल्के हल्के उसका प्राइस लोअर हो जाता है ओवर द टाइम। तो ऐसी प्राइसिंग कहलाती है प्राइस स्कीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस कैपेसिटी इज नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर्स। जो कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर्स है जहाँ पर जो एक्सिस कैपेसिटी जो नोटिस की जाती है वो हमारी कंडीशन होती है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स। क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं और जो प्रोडक्ट के अंदर होमोजीनियस होते हैं। जबकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, कैसी मार्केट होती है जहाँ पे बहुत सारे सेलर तो हैं, बायर भी बहुत सारे हैं, बट जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्लाइटली और डिफ्रेंशिएट करते हैं विद ईच अदर। तो यहाँ पे इसका आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का लोन एंड एडवांसेस कंप्राइज द इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर मनी बाई कॉमर्शियल बैंक। और रीजन कहता है कॉमर्शियल बैंक इंक्रीज देयर फंड आल्सो बाई क्रिएटिंग क्रेडिट। तो इसका आंसर बोथ स्टेटमेंट ठीक है और जो आर है वो असर्शन का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा कि बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर डी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ श्योरिटी। ये आपका बिजनेस लॉ का क्वेश्चन है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर ये दिया गया है। इसमें कौन सा राइट फॉर श्योरिटी का नहीं है? राइट टू क्लेम इंडेमनिटी, राइट टू क्लेम सेट ऑफ, राइट टू रिवॉक, राइट टू सब्रोगेशन। तो इसका जो आंसर है, इसका कोई यहाँ पे जेन्युइन आंसर मुझे नहीं मिला जो मैंने सर्च किया है। वैसे तो इसका आंसर ही होना चाहिए, नहीं है। सब्रोगेशन तो इसका होगा, इंडेमनिटी भी इसका होगा। जहाँ तक जो इसका आंसर होना चाहिए राइट टू रिवोक ये है, पर अभी कोई इसका आंसर नहीं मिला तो इसको छोड़ देते हैं। अभी जैसे ही मिलेगा वैसे ही मैं आपको इसका आंसर अपडेट कर दूँगा। Which of the following statement is incorrect regarding the concept of responsibility accounting? जो responsibility accounting का concept है उसमें उसके regarding कौन से जो statements हैं वो incorrect है? Incorrect पूछा गया, not a correct पूछा गया। Its aim to improve the control and efficiency of operations. It emphasizes the use of historical cost data for performance evaluation. It focuses on evaluating the performance of individual managers. It involves the identification of responsibility center within an organization. तो जो इसका आंसर है इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर उन्होंने जो होना चाहिए यहाँ पे, इसका आंसर कोई क्लियर नहीं हो रहा है। इसकी फ्रेमिंग थोड़ी अलग है, इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। हाँ, ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। सिंपल से व्हेन द फिक्स कॉस्ट आपकी दी गई है 14,000, प्रॉफिट 6,000 दिया गया है और जो सेल्स है आपकी वो 1 लाख रुपीज़ दी गई है और आपको पीबी रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पीबी रेशियो सिंपल से आप निकाल सकते हैं। पीबी रेशियो का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। आप इसको लगाइए और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका ईजिली निकल आएगा 30%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्रीकल्चर इनपुट। कौन सा इनमें एग्रीकल्चर इनपुट नहीं है? प्रैक्टिसाइड, सीड और ट्रैक्टर, नॉन ऑफ दीज।
तो इसमें देखो जो पेस्टिसाइड है, सीड्स है, ट्रैक्टर है, ये क्या है आपके एग्रीकल्चर इनपुट है। इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरिंग कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो इसका आंसर डी इज करेक्ट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। In accounting, profit prior to incorporation is treated as general reserve, सेक्रेट रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व या कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व होते हैं बेसिकली, इसके जो आंसर डी इज करेक्ट, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDIC CRM मॉडल डी स्टैंड्स। जो CRM का मॉडल है IDIC, इसमें डी किसको रेफर करता है, डी की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है। तो अगर आपने देखा होगा, मैंने डिस्कस भी किया था एक बार, CRM का जो मॉडल है IDIC, जिसे पेपर एंड रोजर साहब ने दिया गया था, इसकी जो फुल फॉर्म होती है IDIC की, ID होती है इसकी आइडेंटिफाई, डी फॉर डिफ्रेंशिएटिंग, आई फॉर इंट्रैक्ट एंड सी फॉर कस्टमाइज। तो डी का जो यहाँ पे स्टैंड है वो डिफ्रेंशिएटिंग है, तो इसका आंसर बी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैरिफ बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड। इनमें से कौन से इंटरनेशनल ट्रेड के नॉन टैरिफ बैरियर हैं? काउंटरवेलेंट ड्यूटीज, ये तो टैरिफ बैरियर है। एक्सपोर्ट्स सब्सिडीज, ये भी आपका टैरिफ बैरियर है। इनपुट ड्यूटीज, ये भी आपके इंपोर्ट ड्यूटीज, ये भी आपके टैरिफ बैरियर है। जबकि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स जो है वो आपका कोई किसी टाइप का बैरियर नहीं है, टैरिफ बैरियर। तो इसका आंसर सी इज करेक्ट। How many members are there in a managing committee of RRB? रीजनल रूरल बैंक की जो मैनेजिंग कमेटी है वहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं? एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, वहाँ पे 9 मेंबर्स होते हैं, तो आंसर बी इज करेक्ट। Which leader style is characterized by high concern for people and low concern for production according to Blake and Mountain managerial grid? जो ब्लेक एंड माउंटेन की मैनेजरियल ग्रिड है, जिसे 2 डायमेंशनल ग्रिड बोलते हैं, उसका क्वेश्चन है। उसमें 2 आपके डायमेंशंस थी, एक कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो बोला गया है कि जहाँ पे हाई कंसर्न फॉर पीपल और लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन की कौन सी यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल है, तो इसका आंसर कंट्री क्लब हो जाएगा। सी आंसर इसका करेक्ट, कंट्री क्लब मैनेजमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ सीक्वेंस, स्लम्प, रिसेशन, बूम एंड रिकवरी। इनको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे पहले क्या होता है, आपका स्लम्प्स होते हैं, देन आपकी यहाँ पे रिसेशन आता है, देन आपका यहाँ पे रिकवरी होती है, देन आपका बूम पे आप पहुँचते हो। तो आंसर डी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एबीसी की कौन, जो एबीसी कॉस्टिंग है उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नॉट पूछा गया है। इट कैन बी यूज टू इम्प्रूव प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, it focuses on identifying and assigning cost to activities, it emphasizes direct labor और एज अ प्राइमरी कॉस्ट ड्राइवर। तो इसका डी आंसर इज करेक्ट, क्योंकि ये एम्फेसाइज करती है जो डायरेक्ट लेबर आर्ट्स होते हैं एज दे प्राइमरी कॉस्ट ड्राइवर। तो एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है कि जो लेबर होती है, डायरेक्टली लेबर के जो आर्ट्स होते हैं वो प्राइमरी कॉस्ट को ड्राइव करते हैं। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द टेक्निक ऑफ ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। जो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस है, इस टेक्निक को किसने डेवलप किया था? एडम स्मिथ, पीटर ड्रकर, एल्टन मायो, एरिक बर्नी। जो एरिक बर्नी साहब ने ही ट्रांजेक्शनल एनालिसिस दिया है, तो इसका आंसर बी इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट अ की डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ कंपनी ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। किसी भी कंपनी की जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें कौन सा की डिटर्मिनेंट्स नहीं है, ये बताना है आपको। द कंपनीज टैक्स रेट बिल्कुल है, द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये भी होता है, द कंपनीज कॉस्ट ऑफ डेट ये भी होता है, जो कंपनी का करंट रेशियो है ये नहीं होता है। तो आंसर डी इज करेक्ट। कार्ल पियर्सन मेथड वाज प्रोपाउंडेड, बहुत फैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। कार्ल पियर्सन का मेथड है वो कब प्रोपाउंड करा गया, कब आया था? 1900, 1980, 1890 या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें ये जो तीनों यहाँ पर डेट्स दी गई हैं इनमें नहीं आया है, तो नॉन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। If bonus shares are issued out of the pre-acquisition profit, it will have no effect on a consolidated balance sheet, direct effect on the consolidated balance sheet, none of these, या no effect on a net profit। तो जो बोनस शेयर होते हैं अगर वो इशू होते हैं प्री इक्विजिशन प्रॉफिट से पहले, आउट, इट विल हैव, कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होती है उस पर से कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आंसर बी इज करेक्ट। अब अगेन क्वेश्चन है और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है। यूनिवर्स, डेटा, मीन एंड मोड, एवरेज, पॉपुलेशन, मैक्सिमम, इंफॉर्मेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। यूनिवर्स माने पॉपुलेशन, ठीक है, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, मीन्स एवरेज एंड मोड इज मैक्सिमम। तो आंसर बी इज करेक्ट। ये पार्टनरशिप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको बाद में सॉल्व करके देख लेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा गया है, इसका फार्मूला पुट करेंगे, इजली इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, एज पर द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स विल बी, ये कांस्टेंट होगा। अगर जो आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस देखेंगे तो जब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है दो परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स के बीच, वहाँ पे उनका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसका आंसर बी इज करेक्ट। या सारे क्वेश्चंस के हमने जो आंसर हैं वो हमने एक बार चेक कर लिए, डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कुछ डाउट्स आपका, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आप ने वीडियो सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।